Hello everyone, this is रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीसीएसजे के सिलेबस में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं और अमूमन मैं ऐसी आशा रखता हूं कि इन बदलाव के बारे में आपके पास एक संपूर्ण जानकारी होगी। अगर हम इन चेंजेस को देखें तो हमें ये पता चलता है कि खास तौर से जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं आपके जीएस पेपर के अंदर और आपके लोकल लॉज के अंदर, जहां जीएस के अंदर 9 नए माइनर एक्ट को शामिल किया गया है जिनका पूरा का पूरा संबंध लॉ के सब्जेक्ट से है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोकल लॉ को देखें तो सबसे पहले तो वहां पर जमींदारी को हटा के आपके यूपी रेवेन्यू कोड को लाया गया। उसके बाद जो रेंट कंट्रोल एक्ट है और उसके साथ रेंट आपका जो प्रॉपर उसका रेगुलेशन वाला पार्ट है उसको भी आपका शामिल किया गया। तो यूजुअली हम ये कह सकते हैं कि आगामी जो भी नोटिफिकेशन होगा और अगर आप उस नोटिफिकेशन को गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेंस पेपर के अंतर्गत ही किए हैं, यानी कि प्री के सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू पे एक स्पेशल बैच रन किया जा रहा है जिसका ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही है और वो ऑब्जेक्ट है उन 9 माइनर एक्ट को कंप्लीट करना जिनको कि जीएस पेपर के अंदर एक जगह दी गई है। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी इस बैच की शुरुआत की जा चुकी है जो आपका 20 नवंबर से चल रहा है, ठीक सुबह 8 बजे। अगर हम इस बैच की बात करते हैं तो यूजुअली आपके जो भी 9 के 9 लॉ के माइनर पेपर हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो नोट्स भी आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी टारगेट फॉर आईक्यू की टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर भी आपको शामिल किया जाएगा। और जैसा कि हमारी एक कोशिश लगातार हो रही है कि आमतौर पे जो लोग किसी भी वजह से बैच को नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, आमतौर पे उनके लिए भी हम इसी चैनल के माध्यम से शॉर्ट वीडियोस को लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर किया जा सके। और इसी मुहिम में आज आपके साथ जिस एक्ट को लेकर चर्चा होगी, बेसिकली उस एक्ट को हम लोग कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। जब आप इंग्लिश वर्जन को देखते हैं तो वहां पर आपको शब्द नजर आता है चिल्ड्रन, और जब आप उसका हिंदी वर्जन देखते हैं तो वहां पर शब्द आता है आपका बालको। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो फीमेल है या जो गर्ल्स है या जो लड़कियां हैं उनको प्रोटेक्शन यहां पर नहीं मिला है। आमतौर पे हर वो बच्चा जिसकी उम्र 18 साल की अब तक नहीं हुई है, आमतौर पे उनको इन एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर हम इस एक्ट के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं तो एटलीस्ट यू शुड नो कि इसका नोटिफिकेशन नंबर क्या है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 19 जून सन 2012 को इसको सहमति मिली। उसके बाद 9 नवंबर सन 2012 को इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया और फाइनली बाल दिवस के दिन यानी कि 14 नवंबर सन 2012 को इसको इन्फोर्स में ले आया गया। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की संख्या है 46 और इसके अंदर जो टोटल चैप्टर्स है उनकी संख्या है 9। और इसके अलावा आपको एक शेड्यूल भी देखने को मिलता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो आपको यहाँ पर एंटायर 46 सेक्शंस को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको गिने चुने 10-15 सेक्शंस को पढ़ने की ही जरूरत है और उसी में से ऐसी उम्मीद की जाती है कि जो भी आपका पेपर बनेगा वो उस दायरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और इन्हीं सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आज की क्लास में जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है बेसिकली उसका जिक्र सेक्शन 4 के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर हम सेक्शन 3 की बात करते हैं तो यूजुअली वो बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। आमतौर पे उसको प्रावेशन लैंगिक हमला कहा जाता है, जहां पर मैंने आपको ये कहा था कि यूजुअली ये एक ऐसा अपराध है जो सिर्फ और सिर्फ एक मेल के द्वारा ही कमिट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर फीमेल को किसी भी रूप में कंसीडर्ड नहीं किया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि जब कभी भी कोई पुरुष यानी कि मेल अपने पेनिस के माध्यम से, अपने किसी बॉडी पार्ट के माध्यम से
किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से, अपने माउथ के माध्यम से या बच्चों के ही शरीर के किसी पार्ट को अगर वो मैनिपुलेट करके उनके माउथ, उनके वेजाइना, उनके यूरेथ्रा या उनके एनस में इंसल्ट करने की कोशिश करता है, तो ये माना जाता है कि दैट पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और आज की क्लास में बेसिकली इसके लिए क्या पनिशमेंट है या इसके लिए दंड का क्या प्रावधान है, उन्हीं सारी चीज़ों को लेके आपके साथ चर्चा की जाएगी। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि अगर एक व्यक्ति ने वाकई में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर दिया है, तो आमतौर पे उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि उसको जो मिनिमम सज़ा मिलेगी, वो मिलेगी 10 साल तक की। इवन दो कि वो सज़ा उसकी एक्सटेंड भी हो सकती है, और जब वो सज़ा उसकी एक्सटेंड होगी, तो आमतौर पे वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक जाएगी, यानी कि उम्र कैद तक जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जिस उम्र कैद का जिक्र किया गया है, आमतौर पे हम लोग उसको 20 साल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ठीक इसके आगे वाले क्लॉज में भी उम्र कैद का ही वर्ड यूज किया गया है, लेकिन उसकी जगह वर्ड भी शामिल किया गया है टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ द पर्सन। तो अगर हम क्लॉज ए की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसा ऑफेंस कमिट करता है, तो उसके लिए मिनिमम सजा का प्रावधान है 10 साल, मैक्सिमम सजा उसकी उम्र कैद तक जा सकती है, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो मुझे नहीं लगता है कि 20 साल से ज़्यादा वो एक्सटेंड करेगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसके ऊपर फाइन को भी इम्पोज किया जाता है, और वो फाइन आपका एक मैंडेट प्रावधान है। इसके अलावा जब हमें ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, यानी कि प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया है, वो उस बच्चे के अगेंस्ट है जिस बच्चे की उम्र 16 साल से कम है, यानी कि अभी तक उस बच्चे ने आमतौर पे अपनी 16 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं किया है, तो फिर यहाँ पे जो सजा होती है उसका कार्यकाल बढ़ जाता है। यहाँ पे उस व्यक्ति को जो मिनिमम सजा होगी वो होगी 20 साल, और ये सजा बढ़ के उम्र कैद तक भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेचर ने साफ तौर पर इंटरप्रेट किया है कि जब यहाँ पे हम उम्र कैद को यूज करते हैं, तो उम्र कैद का मतलब यहाँ पर 20 साल ना माना जाए, बल्कि यहाँ पे जब तक उस व्यक्ति का जीवन है या जब तक उस व्यक्ति की आयु है, तब तक इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर भी उसके ऊपर फाइन को इम्पोज किया जाता है। और अब हम इसके जब तीसरे पार्ट में चलते हैं, तो आमतौर पे जब कभी भी आप कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करते हैं जिसका जिक्र सेक्शन 3 ऑफ दी पॉक्सो के अंदर किया गया है, तो आमतौर पे आपसे एक फाइन के रूप में डिमांड की जाती है, और जो भी फाइन आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है, वो फाइन आमतौर पे एक जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, और वो फाइन का पूरा पैसा विक्टिम को दे दिया जाता है, ताकि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो सके या उसके रिहेबिलिटेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सेक्शन 4 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। और ये सेक्शन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपसे सवाल पूछा गया तो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड आल्सो डिस्कस द डिफरेंट प्रोविजन इन टर्म्स ऑफ द पनिशमेंट। तो जब ये सवाल आपसे पूछा जाता है, तो आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों का ही जिक्र करना जरूरी होता है, जहां पर एक तरफ सेक्शन 3 के अंतर्गत आप ये बताएंगे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, किन किन माध्यमों से होता है या कैसे कैसे किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो सेक्शन 4 है, उसके लिए पीनल प्रावधानों का भी जिक्र करता है। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज कन्वर्सेशन, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.